हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, इस पर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। परीक्षाओं का दौर है तो लगातार अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय करें जितना हो सकता है। नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। इस दौरान आपको विशेष रूप यही ध्यान देना है, विशेष रूप से, कि नई चीज़ों में उलझना नहीं है। जो अब तक के जो आपने स्वाध्याय किया है उसको लगातार निरंतर रखना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। नई चीज़ें पढ़ने से बचें। पुराने जो पेपर आए हुए हैं उन पेपर को लेकर के आइए, उनको सोल्व करिए और बहुत मस्ती से, मज़े मज़े से, जहाँ जहाँ से जो जो टॉपिक आपको महत्वपूर्ण लगते हैं उनके खुद के सेल्फ नोट्स भी बनाओ और साथ साथ में पढ़ते रहो। खैर, देखो, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की, और इसी राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में हमने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें एक बात जाते जाते मैंने आपको कहा था, और कई भी बातें और भी बताई थी मैंने आपको, एक ही बात नहीं। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया, कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। तो एक तरीके से ये बड़ा संकट था कांग्रेस के ऊपर। अब क्योंकि गांधी फ्री हो गए, गांधी फ्री हो गए, चश्मे वाले बाबा, है ना, चश्मे वाले बाबा तो हो गए फ्री। अब फ्री हो गए तो इस स्थिति में कांग्रेस की जो बागडोर है वो अब नए हाथों में जाएगी। कांग्रेस की बागडोर है वो कहाँ जाएगी? नए हाथों में। हालांकि लाहौर अधिवेशन के समय भी हमने बात की थी, मैंने कहा कि साहब विशेष रूप से 3 लोग, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, इन लोगों ने उस समय बागडोर थाम ली थी। अब विशेष रूप से यहाँ पर चूंकि गांधी और सुभाष चंद्र बोस इनके थोड़े से वैचारिक मतभेद हमेशा से रहे। देखिए, गोलमेज सम्मेलन में भी ये जब भाग लेने के लिए गए तब सुभाष बाबू ने कहा था, अरे गांधी मरवाएगा वहां जा करके, है ना, कुछ हाथ नहीं आने वाला है, ठीक है, आपका दौर गुजर चुका, ठीक है ना। और विशेष रूप से बाद में आप लोगों को मैंने आपको ये भी बताया कि पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस और जो बड़े जो राजनेता हुआ करते थे, उन बड़े राजनेताओं ने गांधी को कहा कि आप राजनीतिक रूप से असफल हो, राजनीतिक रूप से क्या हो? असफल हो। वहीं B.R. अम्बेडकर साहब का भी मैंने आपको कथन बताया कि धूल उड़ा सकता है और कुछ नहीं, स्तर नहीं उठा सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बातें कही तो ये गांधी जी के लिए कहीं ना कहीं असहनीय थी। बापू के लिए ये सारी की सारी बातें क्या है? असहनीय है। तो गांधी जी ने राजनीतिक संन्यास ले लिया। हरिजनों के उत्थान के लिए आगे का जीवन जो है इन्होंने क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। अब जैसे उन्होंने कांग्रेस से संन्यास लिया तो कांग्रेस से संन्यास के बाद में कांग्रेस में संकट है। 1937 के आसपास प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, केंद्रीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, और यहाँ पर स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं थी। आगे बात समझ में क्लियर है? अब इसी दौरान एक बात और मैं बताऊंगा कि कांग्रेस ये चाहता था कि साहब द्वितीय जो विश्व युद्ध है 39 से जो 45 तक लड़ा गया, इस द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी बनना चाहते हैं गांधी जी और जो गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे। अभी हालांकि केवल और केवल ये बीच का जो ये समय था इसमें गांधी जी ने सदस्यता अवश्य छोड़ दी, लेकिन फिर भी वो सक्रिय तो थे ही थे। तो यहां पर भी फिर सुभाष चंद्र बोस के साथ में वैचारिक मतभेद हुए, वैचारिक मतभेद हुए, बहुत सारी चीजें हुई। और साथ ही साथ कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, क्या है ये कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी चलिए चर्चा करते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की। लेकिन उससे पूर्व हमें कांग्रेस का त्रिपुरी संकट पढ़ना अनिवार्य है। कांग्रेस त्रिपुरी संकट, समझिएगा इसको। देखो 1938 1938 में
हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ और इस वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है आपका। और यही हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ध्यान रखना कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना कौन से अधिवेशन के दौरान की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। कौन से अधिवेशन के दौरान? हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसी के दौरान राष्ट्रीय योजना समिति अर्थात नेशनल प्लानिंग कमीशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई। सर्वेसर्वा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अन्य सदस्यों में यदि हम लोग बात करते हैं तो घनश्याम दास बिड़ला, लाला श्रीराम और विश्वेश्वरैया। कौन? विश्वेश्वरैया जो थे ये शामिल थे। 1939 ईस्वी में, कब? 1939 ईस्वी में त्रिपुरी बोले तो जबलपुर मध्य प्रदेश। त्रिपुरी बोले तो क्या? जबलपुर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैं दूसरी बार फिर से हरिपुरा के बाद में एक बार पुनः क्या बन जाऊं? अध्यक्ष बन जाऊं। सही भी था। और इसीलिए अध्यक्ष बनने की भीड़ में जो दौड़ थी उसमें सबसे जो ज्यादा आगे थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जो दौड़ चल रही थी इस दौड़ से अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर दिया, ताकि सुभाष चंद्र बोस इस त्रिपुरी अधिवेशन के क्या बन जाए? अध्यक्ष बन जाए। आ गई बात समझ में? इधर क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा मेल खाती नहीं थी तो गांधी जी ने यहां पर, किसने? गांधी जी ने अपना एक नया दांव खेला। देखो क्या दांव खेला? गांधी जी ने नया दांव खेला कि गांधी जी ने अपने उम्मीदवार के रूप में, गांधी जी ने अपने उम्मीदवार के रूप में एक नए व्यक्ति को लेकर गए। कौन व्यक्ति था? पट्टाभी सीतारामैया। किसको बनाया है? पट्टाभी सीतारामैया को, ध्यान रखना। पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को क्या बना दिया साहब? यहां पर अपना प्रतिनिधि घोषित किया। किसने? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। आगे बात समझे? अब हुआ ये कि भैया ये सुभाष चंद्र बोस के सामने टिकने वाला आदमी था नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में लगातार दूसरी बार जो है सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी ने कहा कि ये सीतारामैया नहीं आ रहा है, ये तो मेरी स्वयं की हार है, ये मैं स्वयं हारा हूं। आगे बात समझ में क्लियर है? अब यहां पर चुनाव के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने एक बात की, कहा देखो बापू आप जो हो भाई सबके लिए आदरणीय हो, चुनाव जीतना था मैं जीत गया। और गांधी जी को कहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार एक काम करो, कार्यकारिणी नियुक्त कर लो। लेकिन गांधी जी को गुस्सा आ रखा था। गांधी जी नाराज हो गए थे पट्टाभी सीतारामैया के हारने से और सुभाष चंद्र बोस के दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से। आगे बात समझ। तो गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया कि मैं तो भाग ही नहीं लूंगा। इस प्रकार से ये अनेक राजनीतिक उठापटक रही। अंततः सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के सामने झुकते हैं और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा कि ठीक है, इनको वही रूढ़िवादिता चलानी है, वही जो है पट्टी पहाड़ा पड़ना है, परिवर्तन तो यहां होना ही नहीं है। तो इसलिए अप्रैल 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया। और अब जैसे ही सुभाष बाबू ने इस्तीफा दिया तो बापू की फिर आंखें चौंक उठी भाई साहब। अब बापू ने क्या किया? बापू ने सुभाष के स्थान पर अपने चहते हुए राजेंद्र प्रसाद
आगे बात समझ में। बापू ने किसको अध्यक्ष बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर। ये चाहते थे वैसे ही। आगे बात समझ में क्लियर है? तो यहीं से ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए, इस्तीफा वैसे ही दे चुके थे। 3 मई 1939 ईस्वी को, कब? ध्यान रखना कि 3 मई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, 3/5/1939 सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। कब की गई है? 3/5/1939 को। किसकी? 3/5/1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बात समझ में क्लियर है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में। और इसी 1939 के अगस्त महीने में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिर से ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था किसका? गांधी जी का। और साथ ही साथ कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। देखिए किस प्रकार से एक उभरते हुए सितारे को, एक नवयुवक को, जो कि भारत को सही दिशा देना चाहते थे, उन्हें राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत किस प्रकार से उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। 17 जनवरी 1941 को ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से एक मौलवी के वेश में यहां से निकल जाते हैं। काबुल मास्को होते हुए बर्लिन पहुंचते हैं और बर्लिन में उन्होंने जो है हिटलर से मुलाकात की। किससे मुलाकात की थी? हिटलर से मुलाकात की थी। और इसी हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि प्रदान की? नेताजी की उपाधि प्रदान की। और यही बर्लिन में सुभाष बाबू ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। आगे बात समझे। हिटलर की एक बोट हुआ करती थी जिसका नाम था यू बोट। उसी यू बोट में बैठ करके जून 1943 में जापान पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? जापान पहुंचते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना, सारी की सारी चीजें इस प्रकार से ये जो है घटनाक्रम घटित हुआ। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? जो है अगस्त प्रस्ताव की। एक चीज यहीं पर और सुन लीजिएगा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की एक तो बात कही गई अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। किसके विरोध में? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कही गई थी। एक विशेष बात और सुनना है आपको कि इससे पूर्व जब ये विधान परिषद के जो चुनाव थे 1937-38 के दौरान, और उसके बाद 1939 में कांग्रेस ये चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का मतलब यहां पर गांधी जी है। ये चाहते थे कि भारतीय लोग उनका सहयोग करें, ब्रिटेन का सहयोग करें युद्ध में धोखे, और झोंक करके उनकी यदि हमने सहायता की तो वो हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे, पूर्ण स्वराज्य दे देंगे। एक तरफ तो हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, तो क्या भारतीय लोगों को वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने की बात करना, क्या यह हिंसा की बात नहीं थी? क्यों वहां लड्डू बंट रहे थे क्या? है विश्व युद्ध में ऐसे तो है नहीं कि लड्डू पेड़े बंट रहे थे, गुलाब के फूल बंट रहे थे कि लो जी जीमो आप बैठो कि थाली वाली लगाएं आपके लिए। तो क्या यह हिंसा की बात नहीं थी? ब्रिटेन सरकार के सहयोगी बनकर के, किसका? ब्रिटेन सरकार का सहयोगी बनकर के जो है स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते थे। उस समय भी सुभाष बाबू ने कहा कि ये हम लोगों की महान मूर्खता है, ये महान भूल है
कि यदि इस समय हम उनके सहयोगी बने, इस समय सहयोगी बनने की बजाय उनका विरोध करना चाहिए। और चूंकि वो उधर उलझे हुए हैं तो हमें यहां पर भारत में कुछ नए कार्यक्रम करना चाहिए ताकि इस प्रकार का अवसर वापस नहीं मिलेगा। आप लोग ये जो आप कार्य कर रहे हो कि ब्रिटेन का सहयोगी बने द्वितीय विश्व युद्ध में ताकि वो हमें स्वराज्य के प्रदान करे, तो ये महान भूल होगी, ये महान भूल होगी। तो इस प्रकार से कई जो है चीजें घटनाएं घटित हुई। ठीक है, आगे बात समझ में ध्यान रखना। एक तो विशेष जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 3/5/1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की गई है? स्थापना की गई है। उन्नीस सौ अड़तीस के कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा बोले तो गुजरात में है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि इसी अधिवेशन में बोस ने जेएलएन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। इसके यदि अन्य सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्य तो ध्यान रखिएगा कि घनश्याम दास बिड़ला, लाला श्री राम और विश्वेश्वरैया। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन,
1939। ठीक है। त्रिपुरी बोले तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित। देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया। गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में खड़ा किया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी को पराजित कर लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ध्यान देना, नोट लगा रहा हूं, नोट कि गांधी ने पट्टाभी की हार को अपनी हार बताया। बोस ने कांग्रेस कार्यकारिणी की नियुक्ति का जिम्मा गांधी जी को दिया।
परंतु गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अप्रैल 1939 ईस्वी में बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, गांधी जी ने अपने चहेते गांधी के चहेते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि 3/5/1939 ईस्वी को बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगस्त 1939 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और साथ ही साथ उन्हें कांग्रेस के
सभी पदों से, सभी पदों हेतु अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ये सारी की सारी चीजें उनके साथ में जब घटनाएं घटित की गई तो सुभाष बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे गंदी राजनीति वाले भारत में रहना ही नहीं है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना मेरा परम ध्येय है और मैं दिला करके रहूंगा, लेकिन जब इस प्रकार की राजनीतियां होने लग जाए तो यहां पर रहना मेरे लिए दुभर है। और इसीलिए 17 जनवरी 1941 को कलकत्ता से मौलवी के वेश में निकलते हैं, काबुल पहुंचते हैं, काबुल से मॉस्को और मॉस्को से कहां पर जाते हैं, बर्लिन पहुंचते हैं। ठीक है, तो 17 जनवरी 1941 ईस्वी को बोस कलकत्ता से मौलवी के वेश में निकलते हैं। काबुल और काबुल के बाद में मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्लिन में हिटलर से मिले, जिन्होंने पहली बार बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की। ध्यान रखना कि बर्लिन में ही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की।
जून 1943 में हिटलर की यू बोट में बैठकर जापान पहुंचे। जापान पहुंचे। लास्ट बात, नोट, स्प्रिंगिंग टाइगर क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर ध्यान रखना, जो कि सुभाष बाबू की क्या है? जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर जो कि ह्यू टॉय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ह्यूज टॉय, ह्यूज टॉय द्वारा लिखित। क्या है ये? सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये इस प्रकार से ये पूरी की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम है, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चला है। अब इस घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। क्या कारण था? मैंने आपको कहा ना कि गांधी चाहते थे कि ब्रिटेन सरकार का एक बार पुनः सहयोगी बने। जो कार्य उन्होंने 1915-16 में किए, वही उन्हीं कार्यों को वापस करना चाह रहे हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने आकर के भारतीय नवयुवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए जागरूक किया, जबरदस्ती उन्हें प्रोत्साहित किया, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। मैंने आपको बताया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने उनको ये उपाधि दिलाई। तो गांधी एक बार पुनः चाहते हैं कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ, तो इसमें एक बार पुनः जो है भारतीय लोग सक्रिय रूप से भाग लें और ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े। सुभाष ऐसा चाहते नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र जिसे हम लोग कह सकते हैं, इस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारतीय राजनीति का एक अनमोल सितारा, उस अनमोल सितारे को षड्यंत्रों के तहत भारत से बाहर होने पर बाध्य कर दिया गया। आगे बात समझो। बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव देखिएगा, मार्च 1940 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन था रामगढ़ बिहार में, और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या प्रस्ताव पारित किया गया वो भी सुन लो। उसमें ये प्रस्ताव पारित किया कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। वापिस सुनना क्या कहा। मार्च 1940
रामगढ़ बिहार, रामगढ़ बिहार, ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन है। इस वार्षिक अधिवेशन में क्या बात कही गई, ध्यान रखना। एक तो एक चीज और ध्यान रखना कि इस वार्षिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। अध्यक्ष कौन है इसके ध्यान रखना, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया है और प्रस्ताव में क्या रखा कि यदि ब्रिटिश सरकार, सुनना, यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करती है, अंतरिम सरकार समझते हो, अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि अस्थायी सरकार। आगे बात समझ, बाद में हम इसको स्थायी कर लेंगे, कांग्रेस ये मानती थी कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करती है तो इस आधार पर कांग्रेस जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। ये मूल जो ये मसौदा रखा गया ये गांधी जी का रखा गया, गांधी जी द्वारा। अब कहां गई अहिंसा वाली बातें, अब आगे की कहानी सुनो। 7 जुलाई 1940 को कांग्रेस का पुनः प्रस्ताव आया। इस कांग्रेस के पुनः प्रस्ताव में भी ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग करने का प्रस्ताव दोहरा दिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो प्रस्ताव क्या रखा कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम सरकार, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन करे तो अंतरिम सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में, कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक तरीके से प्रलोभन दिया, सहयोग कर सकती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ध्यान नहीं दिया, ब्रिटेन सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ ठीक है बकवास करते हैं, ये कर दो, क्योंकि जो मूल व्यक्ति था वो तो चला गया बेचारा, बाहर हो गया कांग्रेस से। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यार गांधी जी को लगा कि इन्होंने सुना ही नहीं। बेइज्जती वाली बात थी। क्या थी? बेइज्जती वाली बात थी। तो 7 जुलाई 1940 को पूना प्रस्ताव में भी इस बात को वापस दोहराया गया। 7 जुलाई 1940 कांग्रेस का पुनः प्रस्ताव, कांग्रेस पुनः प्रस्ताव इस बात को पुनः दोहराया गया। कौन सी बात को?
कि साहब एक अंतरिम सरकार का गठन कर दो, भीख मांग रहे, मतलब समझ रहे हो क्या कर रहे हैं ये, भीख मांग रहे। यहां सुना नहीं, दे दे बाबा, नहीं दिया, फिर थोड़ी दूर गए, कहाँ गए, पूना में, फिर कटोरा मांगा, फिर कटोरा मांडा सामने, आ गई बात समझे। तो अब कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा ना। कांग्रेस की अंतरिम सरकार की जो मांग, सरकार की गठन की जो मांग थी, इस गठन की मांग को तो अस्वीकार कर दिया गया, और अस्वीकार करने के बाद में वाइसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और उस प्रस्ताव में एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? वैकल्पिक प्रस्ताव रखा कि भिखारियों, मांग रहे हो तुम, सुन लो। अब तो देखो इसका रिएक्शन क्या है, इधर लिख रहा हूं। कि अंतरिम सरकार की गठन, अंतरिम सरकार गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इस स्थान पर 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा। और यही वैकल्पिक प्रस्ताव क्या कहलाता है? अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अगस्त प्रस्ताव कहलाता है। आ गई बात समझ में? आगे बात समझ में क्लियर हो गई? वैकल्पिक प्रस्ताव रखा कि अंतरिम सरकार का गठन हम करेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव है, मानो तो। क्या प्रस्ताव था वो भी सुनो। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें रखी गई? वही वाली बात, अगस्त प्रस्ताव। क्या बात रखी गई? पहली चीज कि डोमिनियन स्टेट्स औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट्स की बात रखी गई, जिस बात के ऊपर पहले से ब्रिटिश देने को तैयार थे। ठीक है। अब हाँ, ये बात अलग है कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी और जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। जोड़ी टूट गई, ब्रिटिश सरकार वापस उसी के ऊपर आ गई। देखो तुम्हारी औकात नहीं है लेने की, तुम्हें जो दिया जा सकता है वो यही दिया जा सकता है कि डोमिनियन स्टेट्स की बात हम कह सकते हैं। दूसरी, यदि युद्ध में हमारा सहयोग करते हो तो उसके बाद में संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। तीसरी चीज, वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य समिति है, इस कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में हम लोग वृद्धि कर देंगे। चौथी चीज, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यदि ये चीजें आपको स्वीकार है
तो भारतीय लोग आ जाओ और ब्रिटिश सरकार का क्या कर दो, सहयोग कर दो। देखो सुनना, नंबर 1, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 2, कि युद्ध के बाद क्या किया जाएगा, संविधान निर्मात्री संस्था, संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। और उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। आगे बात समझिए, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अंतरिम सरकार का गठन हम लोग नहीं करेंगे, और वो भी तब करेंगे, ये भी चीजें तब करेंगे जब आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दे दोगे, सहयोग करोगे। आगे बात समझ में क्लियर होगी बात। तो ये अगस्त प्रस्ताव था। इस अगस्त प्रस्ताव के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बात कही कि आपने जो प्रस्ताव में जिस डोमिनियन स्टेट्स की जो बात कही है ना, ये बात ठीक उसी तरीके से है जैसे दरवाजे में जुड़ी जंग लगी हुई कील। ये बात तो आप पहले से ही कर रहे हो, ये बात तो पहले से ही कर रहे हो, नया क्या दे रहे हो ये बताओ मुझे भाई। ये बात तो आपने पहले से ही हमेशा से ये बात कही है। 1919 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के समय से ही यही बात चल रही आ रही थी कि संवैधानिक सुधारों के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स की बात की जाएगी। फिर जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, अब यहां ध्यान देना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में विशेष रूप से B.R. अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया है। 1937 के आम चुनाव के बाद में जिन्ना के साथ में मिलकर के मार्च 1939 ईस्वी में जिन्ना और अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस मनाया था। समझ रहे हो आप? तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। तो भाई तुम ये चीज तो पहले से देते आ रहे हो, नया क्या चीज दिया हमें? नया तो हमें कुछ नहीं मिला। तो नेहरू ने क्या कहा? JLN कि डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दरवाजे में जुड़ी जंग लगी कील की तरह है, जंग लगी कील की तरह।
आगे बात समझ में क्लियर है? इसको तो जंग लग चुका, कोई नई बात है तो वो बताओ, क्योंकि डोमिनेशन वाली बातें तो आपने बहुत कर ली, हमने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। गांधी जी ने कहा कि ये जो आपने अगस्त प्रस्ताव पारित किया, इस अगस्त प्रस्ताव में राष्ट्रवादी और उपनिवेशी सरकार के बीच में और ज्यादा जो आपने ये जो खाई खोदी है ना, ये और ज्यादा गहरी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहां पर सुनो, मुस्लिम लीग क्या चीज, मुस्लिम लीग का क्या इसके ऊपर क्या रिएक्शन था? तो मुस्लिम लीग ने जो अल्पसंख्यकों वाली बात कही थी, इस अल्पसंख्यकों वाली बात का तो उन्होंने स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था मार्च 1940 ईस्वी में। इस मार्च 1940 ईस्वी के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक जिन फैलाया, पाकिस्तान की मांग की थी। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी जो है इस अगस्त प्रस्ताव का क्या किया, बहिष्कार किया। ध्यान देना, नोट लगा रहा हूं, नोट कि मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यक मुद्दे का स्वागत किया। पहली बात। दूसरी चीज कि पाकिस्तान प्रस्ताव को ठुकराए जाने के कारण और इस कारण जो है अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अल्पसंख्यक वाली बात तो उनको ठीक लगी, ठीक है। आगे बात समझ, ध्यान रखना, विशेष बात ध्यान रखना। 22 मार्च नहीं, 22 दिसंबर था, ठीक है ना। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया था जिन्ना जी के साथ में मिलकर के। अगर बात समझ में क्लियर है? तो ये इस प्रकार की जो चीजें थी, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना। एक बात और याद रखना कि गांधी और नेहरू के अनुसार एक बात उन्होंने कही कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा का रास्ता होगा। तो फिर ये स्टेटमेंट एक तरीके से गलत साबित हुआ ना। यदि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए, तो आबाद करके और तुम भारतीय युवाओं को वहां पर के झोंक करके द्वितीय विश्व युद्ध में, क्या तुम ये बढ़िया काम कर रहे हो? ये गांधी जी का और नेहरू जी का स्टेटमेंट था। आगे बात समझ। एक चीज और मैं आप लोगों को विशेष रूप से बात बता देता हूं कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था और इसी इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और इस मोहम्मद इकबाल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि उत्तर पश्चिमी भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। तो पहली बार यदि हम पाकिस्तान वाली बात करें, पहली बार किसकी बात करें हम लोग? पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की बात 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। कुछ नोट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, फिर से नोट लगा रहा हूं, देखिए नोट, फिर से नोट कि 1930 मुस्लिम लीग
इलाहाबाद अधिवेशन में। की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा, इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण मुस्लिम राज्य के रूप में निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति, मुसलमानों की अंतिम नियति लगता है, अंतिम नियति प्रतीत होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये पाकिस्तान की अवधारणा तो यहीं से पारित हो गई थी। ठीक है ना, फिर धीरे 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 चल करके इसको जो है और ज्यादा तवज्जो मिलती रही। केवल सुनना। ठीक है, 1933 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। इस चौधरी रहमत अली ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक पर्चा जारी किया था, और पर्चा जारी करने के बाद में पाकिस्तान के लिए पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना की कल्पना जो थी उसको जन्म दिया था। इस पर्चे का नाम था अभी नहीं तो कभी नहीं। पर्चे का नाम क्या था? अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी रहमत अली ने जो प्रस्तावित पाकिस्तान जो था उसमें पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी जो सीमांत जो प्रांत थे, इन सीमांत प्रांतों को शामिल करने की बात कही थी। किसने? चौधरी रहमत अली ने। ये ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही ये बात कर दी गई। ठीक है, आ गई बात समझ में? उसके बाद में अलीगढ़ योजना तैयार की गई थी। वहां पर पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद और हिंदुस्तान नामक 4 पृथक राज्यों की स्थापना का सुझाव दिया गया था अलीगढ़ योजना में। कहां पर? अलीगढ़ योजना में। ये केवल मैं आपको बता रहा हूं आपके, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में है, हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी पाकिस्तान की बात आई तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। 1937 के जो चुनाव लड़े गए थे ना, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की बहुत बुरी तरीके से क्या हुई थी? हार हुई थी। मुसलमानों के लिए आरक्षित जो 492 प्रांतीय विधानसभा सीटें थी, उन सीटों में से मुस्लिमों को केवल और केवल 109 सीटों के ऊपर ही जीत मिली थी। और यहीं से जिन्ना ने सांप्रदायिक कार्ड खेलना प्रारंभ किया था। इस जिन्ना ने जिन फैलाया था किसका? पाकिस्तान का। और मुस्लिम लीग ने यहां से एक प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था कि कांग्रेस सरकार जो है वो मुसलमानों पर घोर अत्याचार कर रही है। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये सारी की सारी घटनाक्रम यहां पर चलता है। 23 मार्च 1940 को जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन हुआ, और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। पाकिस्तान शब्द जो था ये जो है
इसी लाहौर प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय प्रेस ने जो है पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम दिया था। ये बात आप लोगों के लिए विशेष रूप से स्मरणीय हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये बात लिख रहा हूं मैं कि 23 मार्च नोट 23/3/1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण की बात कही। ध्यान रखना कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस ने इसे पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम दिया। इसे पाकिस्तान प्रस्ताव का नाम दिया। ठीक है ना। फिर से नोट, कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान चौधरी रहमत अली ने पृथक पाकिस्तान की बात कही थी। एक पर्चा जारी किया जिसे अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं
का नाम दिया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार से पाकिस्तान का जिन फैलाया गया, किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। ये वस्तुतः जिन जो फैलाया गया था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। ठीक है, तो अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह की, थोड़ा सा हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की, और फिर हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।